हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एमटीजी कॉलेज। मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं इस बेहतरीन सी वीडियो में। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एक सीरीज चालू किया है जहां पर हम 2025 से लेकर के 2020 तक के हर एक चैप्टर के पीवाईक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं। सो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं चैप्टर नंबर 3, दैट इज इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के पीवाईक्यूज। बच्चों, आइए फटाफट से आपका टाइम वेस्ट नहीं करते और फटाफट से शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं सेक्शन बी से सेक्शन डी तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं बच्चों। तो आज भी हमारी जो शुरुआत है वो होगी सेक्शन बी से बच्चों। ओके, अब फटाफट से बढ़ते हैं। सेक्शन ए क्यों नहीं ले रहा हूं मैं बच्चों? सेक्शन ए के लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा जहां पर मैं आपको सभी चैप्टर्स के चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज को सॉल्व करवाऊंगा, सेक्शन ए के एमसीक्यूज एज वेल एज सेक्शन ए के वन सेंटेंस। तो फटाफट से बिना देरी के स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसा कि आप सभी यहां पर देख सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेट्रोकैटालिटिक एंड ऑटोकैटालिटिक फंक्शन ऑफ डीएनए। अब बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपना जो डीएनए होता है, ये डीएनए आरएनए बनाता है और यही डीएनए जो होता है ये प्रोटीन बनाता है। अब यही डीएनए जो होता है ये वापस से खुद का भी फॉर्म बना सकता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा, जो कि FHC क्रिक के द्वारा बताया गया था बच्चों। अब इसी के अंदर छुपा हुआ है इसका ऑटोकैटालिटिक फंक्शन और हेट्रोकैटालिटिक फंक्शन। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। तो डीएनए खुद से क्या बना रहा है? खुद की कॉपी बना रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? इसका ऑटोकैटालिटिक फंक्शन कहलाएगा। वेयर एज डीएनए जो है ये आरएनए बनाता है, आरएनए से प्रोटीन भी बनाने का काम करता है, मतलब ये खुद से कुछ दूसरा चीज बनाने का काम कर रहा है बच्चों। सो डीएनए से आरएनए, आरएनए से क्या बनना? प्रोटीन बनना। ये किसका पार्ट हो जाएगा? इसके हेट्रोकैटालिटिक फंक्शन का पार्ट हो जाएगा। सो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2025 के पेपर में और इस तरीके से आपको क्या करना था? इसका आंसर देना था बच्चों। ये पूछा गया था कब के पेपर में? 2025, मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, सो यहां पर आपको पूछता है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन करेक्ट सीक्वेंस। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का करेक्ट सीक्वेंस आपको आइडेंटिफाई करना है। सो बच्चों, अगर आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में जानते हो तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा डीएनए का सैंपल। सो यहां पर हो जाएगा पहला स्टेप, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट स्टेप। एक बार आपने डीएनए को आइसोलेट कर लिया तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा? कह सकते हो कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। सो तोड़ने के लिए आप करेंगे रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। तो ये हो जाएगा आपका स्टेप नंबर 2 बच्चों। फिर एक बार अगर आपने उसको तोड़ दिया तो उसको सेपरेट करना पड़ेगा। तो सेपरेट करने के लिए आप करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और एक बार सेपरेट हो गया तो सदन ब्लॉटिंग करके नाइलॉन शीट के ऊपर आप उसको निकाल लेंगे। तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 4। सो इस सीक्वेंस में आपको क्या करना है? उसको अरेंज करना है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2024 के पेपर में। सो इस तरीके से आपको बस इसको वापस से रीअरेंज करके लिखना है। हालांकि आप रीअरेंज करते टाइम पे कैसे लिखोगे? सबसे पहले जैसे सी वाला पार्ट पहला है तो आप सी को सी वाला बोल रहा हूँ, बी वाला पार्ट पहला है, तो आप सबसे पहले बी लिखेंगे, बी का जो भी आंसर है। फिर उसके बाद में सेकंड स्टेप है डी वाला पार्ट, तो डी वाला पार्ट लिखेंगे। फिर उसके बाद में थर्ड ए वाला पार्ट, तो आप ए वाला लिखेंगे। और फिर उसके बाद में सबसे आखिरी सी वाला पार्ट, दैट इज ये लिखेंगे। सो इस तरीके से आपका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे 2 मार्क्स मिल जाएंगे बच्चों। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है इसको। बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगला क्वेश्चन। और जो अगला क्वेश्चन है वो है 2023 से, जहां पे पूछा गया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन हेट्रोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन विद रेफरेंस टू द स्टेनिंग प्रॉपर्टी एंड एक्टिविटी। अब बच्चों एकदम सिंपल से बता रहा हूं मैं आपको। अभी मैंने आपको बताया हेट्रो, ये वाले क्वेश्चन में हेट्रोकैटालिटिक, बेसिकली हेट्रो वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट। इसका वर्ड का मतलब ही क्या होता है? डिफरेंट होता है बच्चों। अब यहां पर आपको देखो वही क्वेश्चन में पूछ रहा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन हेट्रोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन। हमारा जो क्रोमोसोम होता है बच्चों, क्रोमोसोम, ठीक है, इस क्रोमोसोम पे 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है हेट्रोक्रोमैटिन और एक हिस्सा होता है यूक्रोमैटिन। बच्चों, हेट्रोक्रोमैटिन मतलब हमारे क्रोमोसोम या फिर हमारे डीएनए का वो हिस्सा जो बहुत कम एक्टिव होता है, जो डेंसली पैक होता है, जो ना तो ट्रांसक्रिप्शन करेगा ना तो ट्रांसलेशन करता है, कोई चीज नहीं करता। तो ये कैसा होता है? डेंसली पैक्ड होता है। ये कैसा होता है बच्चों? ये होता है डेंसली
पैक्ड बच्चों। और अगर हम बात करते हैं यूक्रोमेटिन के बारे में, सो यूक्रोमेटिन वाला जो पार्ट होता है अपना, ये यूक्रोमेटिन वाला पार्ट, ये यूक्रोमेटिन जो होता है ये लूजली पैक्ड होता है। और क्योंकि ये लूजली पैक्ड है तो हम यहाँ से ज्यादा करके कह सकते हो कि अपना आगे काम कर सकते हैं, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। सो अगर हम बात करते हैं स्टेनिंग प्रॉपर्टी, तो ये डेंसली पैक होने की वजह से डार्क इन कलर दिखाई देगा और ये लूजली पैक होने की वजह से लाइट इन कलर दिखाई देगा। एक्टिविटी की बात करते हैं तो डेंसली पैक्ड हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है ये ट्रांसक्रिप्शनली और ट्रांसलेशनली इनएक्टिव होता है, वेरस यूक्रोमेटिन की अगर हम बात करते हैं तो ये ट्रांसक्रिप्शनली और ट्रांसलेशनली क्या होता है बच्चों एक्टिव होता है। तो ये इसका कह सकते हो कि एक्टिविटी के बेसिस पे ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? 2023 से आया हुआ है बच्चों, याद रखना। फिर व्हाट राइट डाउन द एम्स ऑफ HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। बच्चों आप सभी को पता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था इसमें सीक्वेंसेस को कैरी आउट रीड किया गया था, मैप वगैरह किया गया था। सो हम उसी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ, इसका पहला एम था मैपिंग करना। जितने भी ह्यूमन जीन्स हैं उसको न्यूक्लियोटाइड के लेवल पे, कौन से लेवल पे? न्यूक्लियोटाइड लेवल। न्यूक्लियोटाइड के लेवल पे हर एक जो जीन्स है उसको क्या करना? मैप करना। हर एक जीन्स का जो भी इंफॉर्मेशन है उसको डेटाबेस में स्टोर करना। जो भी इंफॉर्मेशन मिली है उसको डेटाबेस में स्टोर करना। टू डेवलप टूल्स एंड टेक्निक, जितने भी कह सकते हो कि जो हमारा इंफॉर्मेशन मिल रहा है उसको एनालाइज करने के लिए अलग अलग टूल्स एंड टेक्निक को क्या करना? डेवलप करना। जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं, ट्रांसफर इंफॉर्मेशन टू प्राइवेट सेक्टर। जो भी आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से इंफॉर्मेशन निकालेंगे उसकी जो भी इफेक्टिव या फिर हेल्पफुल इंफॉर्मेशन है उसको प्राइवेट सेक्टर तक पहुंचाना, ताकि वो इसका इस्तेमाल करके हम सभी के भलाई के लिए काम कर सके बच्चों। तो ये एक इसका एम था। और सबसे आखिरी बट सबसे बेस्ट इसका जो एम था, टू बी विद इन लिमिटेशन। लिमिटेशंस यानी आप लिमिटेशंस को ही कह सकते हो इथिक्स। इथिक्स के अंडर में रह करके काम करना, ये हमारे HGP का सबसे बड़ा एम था। सो एम नंबर 1 मैप करना, एम नंबर 2 डेटाबेस को स्टोर करना, एम नंबर 3 टूल्स एंड टेक्निक्स को डेवलप करना, एम नंबर 4 ट्रांसफर करना इन्फॉर्मेशन प्राइवेट सेक्टर को, ताकि वो हमारे भलाई के लिए अलग अलग चीजें बना सके, और एक लिमिट में रह करके काम करना जिससे ह्यूमंस की यूनिकनेस को कोई भी खतरा ना हो बच्चों। सो इस तरीके से अगर ये 4 पॉइंट्स लिखते हैं तब जाकर 4 to 5 पॉइंट्स लिखेंगे तब जाकर आपको 2 मार्क्स यहाँ से कंफर्म हो जाएंगे। ये क्वेश्चन था 2022 का बच्चों। और फिर अगला क्वेश्चन जो है यहाँ से आपको पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन, गिव द फ्लो चार्ट ऑफ सेंट्रल डोग्मा। तो सेंट्रल डोग्मा अभी जस्ट मैंने कुछ समय पहले बनाया था बच्चों, वापस से मैं बना देता हूँ आपके लिए। काफ़ी इजी है, फ्लो चार्ट बना करके आप क्या कर सकते हो, उसको मार्क्स गेन कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर सिर्फ फ्लो चार्ट बोला तो सिर्फ फ्लो चार्ट बना करके नहीं छोड़ना है बच्चों। फ्लो चार्ट्स के साथ में आपको और भी कुछ लिखना है, वहाँ पे एक्सप्लेन करना है उसको। जैसा कि हम सभी को पता है कि जो अपने पास DNA होता है, क्या होता है बच्चों? DNA। ये DNA से क्या बनता है? RNA बनता है। इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। RNA से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। फिर DNA से ही क्या बन जाता है? DNA बन जाता है। अब एकदम सिंपल सी चीज अगर मैं बात करूं तो DNA से RNA बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। RNA से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। और DNA से DNA बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन। सो ये आपने फ्लो चार्ट बना दिया, इस तरीके से आपने लिख दिया। ठीक है, एक और चीज़ अगर आप चाहो तो इसमें आप ऐड कर सकते हो, बट उसके लिए आपको ट्रांसक्रिप्शन ऊपर लिखना पड़ेगा, नीचे नहीं लिख सकते आप उसके लिए। ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्शन आप ऊपर लिख दो, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, आप एक और चीज़ यहाँ पे बता सकते हो, वो है RNA से क्या बन सकता है? DNA बन सकता है। इसको हम लोग कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये हो गया आपका सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल
डोग्मा। बस ये आपको क्या कर देना है, बना देना है, और इसी के एक एक पॉइंट्स में इसको एक्सप्लेन कर देना है। आपको यहाँ से आराम से क्या हो जाएंगे, 2 पॉइंट्स यहाँ से मिल जाएंगे। द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम प्रोटीन इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन, द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन, द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ऐसे आप लिख देंगे, आपके 2 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। सो इस तरीके से आपको ये मार्क्स मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको सेक्शन बी जो इस चैप्टर का है वो बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ बच्चों। अब यहाँ पर पूछ रहा है राइट एनी 6 कैरेक्टर्स, पहला क्वेश्चन है 2025 का। यहाँ पर आपको पूछ रहा है राइट एनी 6 क्वेश्चन ऑफ जेनेटिक, सॉरी 6 क्वेश्चन नहीं, 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। आपको जेनेटिक कोड के यहाँ पर क्या देना है, कोई भी 6 कैरेक्टर देना है। अब 6 कैरेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो पहला कैरेक्टर जो होता है वो पंचुएशन लेस होता है, कोई कॉमा कोई डॉट नहीं होता। दूसरा कंटिन्यूअस होता है। तीसरा हमेशा ट्रिपलेट के फॉर्म में होता है। चौथा कोड ऑफ डीजेनरेसी होता है। कोड ऑफ डीजेनरेसी मतलब क्या, कि कोई भी कोड ओवरलैप एक दूसरे को नहीं होते, और हर एक जो अमाइनो एसिड होता है वो अलग अलग कोड से क्या किया जा सकता है, कोड किया जा सकता है। 5वें कोड की अगर हम बात करते हैं तो यूनिवर्सल होता है 5वें कैरेक्टर की अगर हम बात करें। 6ठे कोड की अगर हम बात करें तो नॉन ओवरलैपिंग होता है। तो ऐसे 6 कैरेक्टर लिख करके आप क्या कर सकते हो, आसानी से यहाँ पर 3 मार्क्स गेन कर सकते हो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, इस अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इस अगले क्वेश्चन में 2 सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जहां पर आपको पहले पूछा है ड्रॉ सूटेबल डायग्राम ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए एंड लेबल एनी 3 पार्ट्स। तो यूकैरियोटिक डीएनए को अगर आपको लेबल करना है रेप्लिकेशन को, तो आपको ऐसा रेप्लिकेशन फॉर्क बनाना होगा। इस तरीके से, और आपको यहाँ पे लेबल करना होगा। ये है डीएनए हेलिकेज, ये है लैगिंग स्ट्रैंड क्योंकि इसके ऊपर ओकाज़की फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं। ये है लीडिंग स्ट्रैंड, ये है ओकाज़की फ्रैगमेंट्स बच्चों। सो इस तरीके से आपको लेबल करना है, और लेबल करके आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको कह सकते हो कि जो मार्क्स है वो गेन होकर मिल जाएंगे। 2 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे बच्चों। नेक्स्ट उसके अंदर जो दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है वो 1 मार्क का क्वेश्चन है। हाउ मैनी अमाइनो एसिड्स विल बी देयर इन पॉलीपेप्टाइड चेन फ्रॉम ड्यूरिंग दी फॉलोइंग एमआरएनए। अब ये एमआरएनए का एक सीक्वेंस दिया हुआ है, इसमें से आपको ढूंढ कर निकालना है कि कितने अमाइनो एसिड्स होंगे यहाँ पे, ठीक है। अब कितने अमाइनो एसिड्स हो रहे हैं यहाँ पर, अगर ये आपको पता लगाना है तो आपको क्या करना होगा, प्रॉपरली जो सीक्वेंस है उसको देखना होगा। अब सीक्वेंस को अगर हम देखते हैं तो हमारा सीक्वेंस, हम लोगों को पता है कि हमारा सीक्वेंस जो है वो स्टार्ट होगा हमेशा AUG से। तो आपको AUG को क्या करना है, फाइंड करना है बच्चों। AUG को फाइंड करो, GCCCACAUG, यहाँ से अपना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं, यू पे स्टॉप हो जाएगा, बराबर बच्चों। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से कितने अमाइनो एसिड बन गए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इस तरीके से टोटल 7 अमाइनो एसिड, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये आपकी पॉलीपेप्टाइड 7 अमाइनो एसिड्स की चेन वाली बन गई। तो इस तरीके से अगर आप बताते हो तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएंगे, 1 मार्क पूरे मिल जाएंगे। सो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो ये यहाँ पर आपको इसके क्या हो जाएंगे, मार्क्स मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। कोई भी आपको डाउट रहता है, कुछ भी रहता है, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं आपको बताता हूँ हर लेक्चर के बाद में उसके ऊपर एक सेपरेट जो वीडियो लेक्चर है वो बनाने का ट्राई करूंगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। अगला क्वेश्चन पूछता है, सतीश इज अ कलर ब्लाइंड बॉय, हिज मदर हैज नॉर्मल विजन बट हिज मैटरनल grandfather is colorblind. His father and maternal grandmother have normal vision. Explain the pattern of inheritance with a suitable flow chart. अच्छा बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 3 का है, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला है ये। हम जो आज डिस्कस कर रहे हैं वो है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, वो छूट गया होगा वहाँ पे, इसके लिए मैं यहाँ पे डाला है मैंने। इसको अपन सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले सतीश क्या है, कलर ब्लाइंड है, ठीक है। हिज मदर हैज़ नॉर्मल विजन, उसकी मम्मी के पास क्या है, नॉर्मल विजन है, बट
मैटरनल ग्रैंडफादर, कहने का मतलब ये कि मम्मी के जो पापा है वो कलर ब्लाइंड है। मम्मी के पापा क्या है? कलर ब्लाइंड है। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो एक कलर ब्लाइंड मेल है, उसकी शादी एक नॉर्मल फीमेल से होती है। इसके जो 2 बच्चे होते हैं उसमें नॉर्मल फीमेल और नॉर्मल मेल है। फिर ये जो पर्सन है फीमेल है, इसकी शादी दूसरे के साथ होती है, ठीक है। और यहाँ पर के जो बच्चे होते हैं इनके ऊपर क्या होता है? ये पास होता है। अब यहाँ पे जो फीमेल है ये कैरियर रहेगी इस केस में, ठीक है। अब मेल से कहाँ पास हो रहा है? फीमेल में, और फीमेल से वापस कहाँ आ गया? मेल में। ये कौन है बच्चों? सतीश है। कौन है बच्चों? ये सतीश है। अब ये वाला जो पॉइंट लिखा है ना, ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। मैटरनल ग्रैंड मदर इज फादर, फादर के जो ग्रैंड मदर है मैटरनल वो नॉर्मल है। ये सब चीज़ें आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। बस आप ये चीज़ पे आपको ध्यान देना है कि पहले ये किसमें था? मेल में था, मतलब ग्रैंडफादर में, मैटरनल ग्रैंडफादर। मम्मी के पापा के अंदर क्या था? ये इसके अंदर था। फिर उनसे कहाँ पास हुआ? उनकी मम्मा में पास होता है सतीश के, लेकिन वो कैसा होता है? कैरियर होता है, शो नहीं होता है, वो विजिबल नहीं होता है बच्चों। फिर उसके बाद कहाँ आ जाता है? वो सतीश में आ जाता है। तो ये आपको कैसे देखने मिल रहा है कि पहले ये कहाँ गया? मेल में गया, मेल से कहाँ आया? फीमेल में, फीमेल में कैरियर होने की वजह से दिखा नहीं, और दोबारा से किस में आ गया? ये मेल में आ गया। तो मेल से फीमेल, फीमेल से वापस मेल में जा रहा है। सो इस टाइप के इनहेरिटेंस को अपन बोलते हैं बच्चों क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। बस आपको यही चीज़ क्या कर दें? लिख कर वहाँ पर बता देना है। तो ये पेडिग्री आप बना दोगे, प्लस ये आप कर लिख कर दे दोगे, तो आपको यहाँ से क्या हो जाएंगे? 3 मार्क्स जो है बच्चों आसानी से मिल जाएंगे। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? यहाँ पर बता सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, आपको काम आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2020 का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन DNA, RNA एंड ऑल। अच्छा, DNA RNA के बीच में अगर आपको डिस्टिंग्विश करने बोलता है तो कैसे डिस्टिंग्विश करोगे DNA RNA? सबसे पहली तो चीज़ कि जो अपना DNA होता है ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। दूसरी पॉइंट जो DNA होता है इसके अंदर क्या होता है बच्चों? थायमाइन होता है इंस्टेड ऑफ यूरासिल। RNA इसका अपोजिट RNA में लिखते जाना है कि RNA क्या होता है? कह सकते हो कि सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, और RNA के अंदर यूरासिल होता है, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड जो DNA होता है इसमें और क्या डिफरेंस लिख सकते हो आप? जो DNA होता है हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ट्विस्टेड स्ट्रक्चर होता है। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। DNA के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, RNA के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, बट टाइप्स के बारे में आप नहीं मेंशन करेंगे तो भी चल जाएगा। बस ये तीनों पॉइंट्स लिख दो, आपको यहाँ से क्या हो जाएगा? आसानी से 3 मार्क्स मिल जाएंगे। डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड, थायमाइन, यूरासिल और हेलिकल और नॉर्मल स्ट्रक्चर। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में, और 2020 में इस तरीके से क्वेश्चन आता है। समझ में आएगा बच्चों? ज़्यादा ये क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, बट ठीक है, आपको याद रहना चाहिए। सेक्शन डी में से बच्चों कोई भी क्वेश्चन नहीं बने हैं अभी तक मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के पिछले 4-5 साल में। बट अगर मैं बात करूँ सेक्शन डी के बारे में, तो सेक्शन डी में यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है ट्रांसलेशन। तो ये चांसेस है कि ये क्वेश्चन किसके लिए आ जाए? 4 मार्क्स ले आ जाए बच्चों। सो आपको रेडी रहना है, रेडी कुछ भी क्वेश्चंस के लिए आपको बिल्कुल तैयार बैठे रहना है। कोई भी कॉन्सेप्ट आपको छोड़कर नहीं जाना है पेपर में। आज का ये वीडियो लेक्चर हम इसी के साथ में, इस सेक्शन के साथ में खत्म करते हैं। सेक्शन डी के साथ में कोई क्वेश्चंस है नहीं यहाँ पर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में एक नए चैप्टर के कॉन्सेप्ट को लेकर के। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पे नए हो आप तो सब्सक्राइब करिए, प्रीवियस वीडियो जाकर देखिए, जिससे आपको प्रीवियस चैप्टर्स के जो PYQs है वो भी आपके एनहांस हो जाएंगे। आपके फ्रेंड्स के साथ में भी चैनल को शेयर करिए ताकि वो भी पढ़ सके, उनके भी अच्छे मार्क्स आ सके। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो लेक्चर में जहाँ पर इवोल्यूशन के PYQs अपन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू बच्चों।